तो योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा संवाद शुरू करते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है। एक जो कि महत्वपूर्ण बात है, आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी, इस पर बहुत हो हल्ला हो गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ से मुंबई तक बहुत हल्ला हो गया कि पहले तो मुआवजा दिया जाता था, लेकिन आपने शुरू करा कि जो बस जलाएगा, जो चौकी जलाएगा, उससे हम वसूलेंगे। देखिए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जी, उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो। ये पब्लिक प्रॉपर्टी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई है, मेरे घर का पैसा नहीं लगा है, या आग लगाने वालों के घर का पैसे से नहीं बना है। इसकी सुरक्षा करना और इसका संरक्षण करना भी हमारा दायित्व बनता है। यही संविधान हमें प्रेरणा देता है। मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका कस्टोडियन मात्र हूं। आज मैं हूं, कल कोई दूसरा व्यक्ति आएगा। हर एक व्यक्ति का संवैधानिक दायित्व है। अगर हमें एक भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में इस देश को आगे बढ़ाना है और भारत को दुनिया की एक ताकत बनाना है, तो हर एक व्यक्ति को कस्टोडियन बनकर के इन दायित्वों के निर्वहन करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और इसलिए मैंने तय किया, देखिए, मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने सर्वाधिक पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से हर एक गरीब को पहुंचाया है, बिना भेदभाव के पहुंचाया है। मेरे पास कोई आवश्यक नहीं कि किसी जनप्रतिनिधि का, किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी पर, एक कॉमन मैन भी एक एप्लीकेशन भेजता है कि साहब मुझे बीमारी हो गई है, या कोई व्यक्ति कहता साहब फलाने कार्य के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तत्काल डीएम को भेजता हूं, मेरा कार्यालय डीएम को भेजता है, जिलाधिकारी को भेजता है। अनिवार्य व्यवस्था है कि 3 दिन के अंदर जिलाधिकारी के यहां से रिपोर्ट आनी है, और 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आने के बाद चौथे दिन उसके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। क्यों मैं पहला व्यक्ति हूं। जी, पर और बिना भेदभाव के जी, आप पूरे मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसे को देखेंगे, कोई विधायक ऐसा नहीं होगा, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा उत्तर प्रदेश का नहीं होगा जो ये कह सकता हो कि हमने पार्टी के आधार पर दिया हो, कि एक भाजपा का है तो देंगे, सपा या बसपा का है तो नहीं देंगे। हमने कहा नहीं, कोई भी आ रहा है, जरूरतमंद को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ये पैसा उत्तर प्रदेश का पैसा है, मेरा नहीं है। आपने एक जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आपने पूरे प्रदेश का है। और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई आपने नुकसान पहुंचाया है, अब कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी कर दो। तो ये हम उससे केवल उसको एहसास करा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ जगह लोगों ने स्वेच्छा से दिया है, जहां नहीं होगा तो आरसी कटेगा, कुड़की करेंगे और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इस पे अडिग हैं आप? देखिए, अडिग नहीं, ये मेरा दायित्व है। भाई अगर मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है जी, तो मैं उसके लिए लड़ता हूं। मुझे जनता ने यहां पर भेजा है मुख्यमंत्री के रूप में, मेरा दायित्व क्या है? उत्तर प्रदेश के कस्टोडियन के रूप में मैं काम करूं, उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ यहां की प्रॉपर्टी की सुरक्षा का दायित्व भी निर्वहन करूं। और मैं दूसरा, आगजनी की घटना के पहले ऐसा नहीं कि ऐसा सब अचानक हुआ हो, हमने हर स्तर पर संवाद भी बनाया, हर एक को बताया। सबने कहा साहब कुछ नहीं होगा। हमने कहा देखो भाई, पहले से साफ है, आप अपने पर्व त्योहार मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए धरना प्रदर्शन के लिए, आप परमिशन लीजिए, हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन ऐसा धरना प्रदर्शन एक असीमित नहीं हो सकता, उसका कोई दायरा असीमित नहीं हो सकता। आप लोग व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, कॉमन मैन के आवागमन को बाधित नहीं कर सकते। इस चीज को देखना पड़ेगा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी को जलाना, लोगों पे हमला करना, ये चीजें करना, ये नहीं स्वीकार्य हो सकती हैं, कतई नहीं स्वीकार्य होंगी। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी। लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है। जी,
सर लेकिन इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने अभी इसके पहले कहा कि हर स्कीम हमारी हर आदमी के लिए है, ना किसी वर्ग के लिए, ना किसी धर्म के लिए, ना किसी जाति के लिए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो आपने कहा कि हर नागरिक के लिए, लेकिन नागरिकता ही सरकार कई लोगों की खत्म कर रही है। ये आरोप लगता है कि हजारों लाखों की तादाद में जो नया बिल आया उससे नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, तो सुविधा कहां? देखिए यही भ्रम है। देखिए नागरिकता कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। दूसरा, मैंने दिल्ली में इंडिया गेट के पास 19 दिसंबर को वो दृश्य भी देखा जब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और मीडिया की टीम गई। रिपोर्टर्स ने पूछा जब उनसे कि भाई आप ये बताइए कि आप क्यों यहां आए हैं। उन्होंने कहा साहब फलाने व्यक्ति ने मुझे कहा कि इतना पैसा देंगे, चलो वहां चले चलो, तो मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे पता ही नहीं क्यों यहां बुलाया गया है। और जितने धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो तो क्या कि धरने का औचित्य क्या है, किस बात के लिए आप बैठ रहे हैं? क्या किसी पीड़ित और प्रताड़ित की मदद करना क्या ये गलत है? अगर जो, और सबसे देखिए इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू यह है कि 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत एक दूसरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे, भारत ने उस दायित्व का निर्वहन किया। भारत के अंदर 3 करोड़ मुस्लिम आज 21 करोड़ की संख्या पार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 23 करोड़ हिंदू आज 1% पे आ गया है। कहां गए बाकी? क्या उनके लिए कोई मानवाधिकार नहीं? क्या उनके जीवन की सुरक्षा की कोई गारंटी पाकिस्तान दे पाया? आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान हिंद संस्था ने एक रिट दाखिल की। उसने कहा साहब हम जाएं कहां? याद करिए 1946-47 में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान में मिलने से इनकार कर दिया था, और तब इस संविधान की दुहाई देने वाले लोग तब कहते थे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, हिंदुस्तान का नहीं। आज उन बलूचियों के साथ क्या हो रहा है? हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्धों के साथ, जैनियों के साथ, पारसियों के साथ, और तो और अब यह भी समझ में आ गया कि कांग्रेस तो ईसाइयों की भी विरोधी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से चर्चों पर हमले हुए और उसके बाद वे भाग करके भारत में शरण ले, क्योंकि पूर्वज तो सबके भारतीय ही थे। समय के किसी कालखंड में किसी परिस्थिति के कारण उन्होंने उपासना बदली होगी और वे वहां रह गए हैं। और दूसरा पक्ष, ये जितने भी पीड़ित और प्रताड़ित आए हैं, इसमें से 70 से 75% लोग दलित समुदाय के हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी जब इसका विरोध करती है, मुझे आश्चर्य होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं से कितनी दूर ये लोग जा चुके हैं। कोई संबंध और कोई संवाद इनका नहीं है। ये नागरिकता संशोधन कानून पर इन सब के वास्तविक चरित्र सबके सामने, पूरे देश के सामने आ चुके हैं, और मुझे लगता है पूरा देश वास्तविकता को समझ रहा है, और दूध का दूध और पानी का पानी इस कानून ने देश की जनता के सामने करके दिखाया। योगी जी, आपने विपक्ष की बात करी। प्रियंका गांधी वाड्रा जिन लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई हुई, उनके घर जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो इन सबको पेंशन भी दे देंगे। देखिए, ये अपीजमेंट है, ये क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने की छूट किसी को सत्ता में आया है तो उसको तो नहीं मिलना चाहिए। अगर करेगा तो मुझे लगता है उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय उसको देख लेगा, अंततः सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने देश के अंदर काफी दिनों तक खूब लूटा है, तो उस लूट के पैसे को अगर ये लोग कहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अंततः वह पैसा सरकारी खजाने में हम लोग लेकर के तो आएंगे ही, और इससे पहले क्या है तो उसको अगर बांटना चाहते हैं तो बांट लें, क्योंकि हमें इसके साथ ही हम लोगों को भी वसूली करने हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी, सरकारी प्रॉपर्टी जहां कहीं डैमेज हुई होगी तो उन सब के बारे में, केवल प्रॉपर्टी नहीं बहुत सारी चीजें उसके साथ हम वसूली करेंगे। तो ये चीजें अगर बांटना चाहते हैं बांटें जी, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे।
और कोई भी ऐसा कृत्य करने की छूट नहीं देंगे जो देशद्रोही तत्वों के लिए खाद पानी का काम करे। किसी को इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और कतई हमारी सरकार इसके लिए कोई इजाजत नहीं दे सकती। एक जो बार बार आजकल चर्चा होती है, संविधान खतरे में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो संविधान को तार-तार कर रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है वो संविधान को नहीं मान रहा या विपक्ष ऐसी छवि आपकी बना रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो यूपी की सरकार हो? विपक्ष के पास कोई कार्य नहीं बचा है जी। और विपक्ष आज एक प्रकार से बेरोजगार हो चुका है। उसको मालूम है कि अगर 3 तलाक की वास्तविकता मुस्लिम समाज को जानकारी में आ गई तो वह कांग्रेस, सपा, बसपा और अन्य क्षेत्रीय दलों की दुकानों को बंद कर देगा। मैंने यहां लखनऊ में नवंबर में, मुझे लगता 25 नवंबर के आसपास की तिथि थी, प्रदेश की 400 साढ़े 400 तलाकशुदा महिलाओं का एक सम्मेलन बुलाया था। मैं तो केवल उनके साथ इसलिए बैठना चाहता था कि भाई क्योंकि आपकी वास्तविक समस्याएं क्या हैं, आप मुझे बताइए। और लगभग 3 घंटे में उस आयोजन में था और मैंने इन चीजों को देखा, उन लोगों की बातों को मैं देख रहा था जी, कि पहले भी और बाद में भी जब मैं मंच पे आया, मैंने कुछ जो पीड़ित थे उनके वहां से मंच से भाषण भी करवाया। मैं देख रहा था कि लगभग 450 के आसपास तलाकशुदा महिलाएं थी और इतने ही पुरुष भी थे। भाई किसी का भाई आया था, किसी का पिता आया था, किसी का कोई नजदीक का रिश्तेदार पुरुष आया था। लगभग 450-500 के आसपास पुरुष भी थे। जब ये पीड़ित महिलाएं मंच से अपनी बात को कह रही थी तो मैंने देखा बहुत सारे पुरुष भी अपनी आंखों के आंसू साफ कर रहे थे। यानी इतना वह माहौल उस प्रकार संवेदनशील और भावुक था कि देखते हुए बनता था कि वास्तव में कितनी पीड़ा है। और सदियों से एक तबके को हम महिला सशक्तिकरण के नारे देते हैं। क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि 3 बार तलाक कहने से आप किसी भी महिला को हमेशा के लिए उसको बेघर कर दो, सड़कों पे छोड़ दो? ये तो किसी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और 3 तलाक की उसको प्रथा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोक लगाई। कश्मीर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, जब संविधान में धारा 370 जोड़ी गई थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए ये धारा कश्मीर के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। आखिर हुआ वही। जो देश का स्वर्ग था, पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कश्मीर को देश का नरक बना दिया। आज कश्मीर में सुख और शांति है धारा 370 हटने के बाद। कश्मीर एक नए विकास की यात्रा पे आगे बढ़ चला है और जो लोग देश को खोप दिखाते थे ये हो जाएगा। और मैं इसी बात को कह रहा हूं, ऐसे ही 500 वर्षों से लटकाया गया था राम जन्मभूमि का मामला। कोई कोर्ट में अर्जी देता था, कोई किसी अन्य बहाने उसमें बाधा पैदा करता था। लोग कहते थे, मैं तब भी कहता था भाई कुछ नहीं होने वाला है, न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला कर ले। उत्तर प्रदेश के अंदर फैसला आना है, उत्तर प्रदेश के अंदर लागू होना है, हम लागू भी करेंगे और एक तिनका नहीं हिलेगा। और मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण दिन था 9 नवंबर की तिथि, जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। लोग कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, मैंने कहा अरे मच्छर नहीं मरेगा, और कुछ नहीं हुआ। एकदम शांतिपूर्ण ढंग से सारी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सबने उस कोर्ट के फैसले को माना और एक ताकत, न्यायपालिका की ताकत का एहसास, लोकतंत्र की इस ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया। दुनिया जो नहीं कर पाई वो भारत ने करके दिखाया। भारत के अंदर वो उदाहरण प्रस्तुत हुआ। अब इन सभी फैसलों से जो लोग अब तक फिरके की राजनीति करते थे उन सबको अपने अस्तित्व पर खतरा आता हुआ दिखाई दिया। इसलिए उन्होंने सब महिमामंडन करना शुरू कर दिया। अरे साहब संविधान खतरे में। 1975 में संविधान का गला किसने घोंटा था? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं घोंटा था, तब तो कांग्रेस थी।
एक कांग्रेस के नेता और नेत्री जो बातें कर रहे हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए तब क्या हो रहा था। तब क्या संविधान की उपासना कर रहे थे क्या, जब इमरजेंसी लागू कर रहे थे देश के अंदर? उस समय इनसे पूछा जाना चाहिए। जब इन्होंने 356 का दुरुपयोग करके तमाम चुनी हुई सरकारों को ये लोग बर्खास्त करते थे जी, तब क्या कर रहे थे लोग? देश के अंदर अपने तरीके से इस देश के अंदर नरसंहार कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे लोग? हमारी सरकार के समय तो कुछ नहीं हुआ। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मरा और एक भी आतंकी घटना नहीं घटित हो पाई, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे हृदय से कार्य कर रही है, देश के हित में निर्णय ले रही है, हर एक तबके का विश्वास अर्जित कर रही है। अब विश्वास का ठेका किसी व्यक्ति और किसी पार्टी विशेष ने नहीं ले रखा है, ये देश को ध्यान में रखकर के फैसले लिए जाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार वही कर रही है। पर एक बौद्धिक गैंग है जिसके निशाने पर आप भी रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रहते हैं, अमित शाह भी रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? देखिए, हम कोई अच्छा काम भी करेंगे ना, उसको विरोध करना है। प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की प्रधानमंत्री आवास योजना की कि हर व्यक्ति को 2022 तक आवास मिलना चाहिए, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान दिया जाएगा, उन्होंने तब भी विरोध किया। कहां से देंगे? जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा हुई और प्रधानमंत्री जी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जब वे झाड़ू लेकर के सड़कों पर निकले, तो लोगों ने कहा ये प्रधानमंत्री को करना चाहिए क्या? जी, तब भी प्रश्न उठाए थे। पर वो कहते हैं कि आप दूसरे साइड का तुष्टिकरण करते हैं। हमने कहा हम किसी आप हिंदुओं का तुष्टिकरण करने हिंदुओं करते हैं आप। हमने योजनाओं का लाभ व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर नहीं दिया, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ दिया, सबको दिया, बिना भेदभाव के सबको दिया। मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंदर आंकड़े बताऊं? जी जी, 17% मुस्लिम आबादी है और योजनाओं का लाभ मुस्लिम आबादी को 30% मिला है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। कैसे आप कह सकते हैं? अगर हमने चेहरे देख करके योजनाओं का लाभ दिया होता तो संभवतः ये 17% आबादी 30% लाभ शासन का नहीं लेती। हमने नहीं किया, भेदभाव नहीं किया, और ये अखिल भारतीय स्तर पर भी है जी। इसलिए हमने वोट बैंक के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, दूसरा हमने जो मानक तय किए 2012 के सेक्स सूची को हमने आधार माना है। 2012 में न प्रदेश में न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आंकड़े आपने बनाए, आपने उस समय जो भी तय करने थे क्राइटेरिया आपने तय किया, हमने तो योजना बना करके उनको दे दिया और हमने कहा जो छूटे हैं उनको भी देंगे, सबको हमने कहा। योगी जी, आपने एक बयान दिया कि पुरुष रजाई में, महिलाओं को चौक पर भेज दिया है, खेल खेला जा रहा है। देखिए, ये आखिर ये कायरता नहीं है क्या कि इस भीषण ठिठुरन में हमने भी सूर्यदेव से प्रार्थना की कि कम से कम बहुत दिन आप बादलों के अंदर रह चुके, कुछ आ जाइए, बच्चे और कुछ महिलाएं बीच में बैठी हुई हैं तो इनको कुछ गर्मी लग जाए जी, और नहीं तो इस भीषण शीत लहरी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं बैठे हैं। मैंने पूछा भाई आखिर क्यों बैठी हैं? कहा साहब ऐसे ही बैठ गई। मैंने कहा लोगों से पूछो तो कि आखिर क्या है ये सीएए, कुछ बताएंगे? कुछ बता ही नहीं। अमित शाह जी ने चैलेंज दिया और अखिलेश यादव जी ने स्वीकार कर लिया, मायावती ने बोला मैं भी तैयार हूं। हम ये कह रहे हैं जी, ये नागरिकता कानून पे 5 मिनट किसी मंच पर आकर के बोल के दिखा दे। मैं भी बोल रहा हूं इस बात को। वो बोलते वो मैं फिर बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं कि खिलाफ है। मैं अरे कौन मुसलमानों के खिलाफ मुद्दों पर आप तर्कसंगत तरीके से करिए ना, अपने तार्किक रूप से अपनी बात को कहिए कि क्या क्या है। 1 2 3 4 5 ऐसे मुद्दे गिना दीजिए जो नागरिकता कानून में संविधान विरोधी हो, एक भारत विरोधी हो, भारत के किसी नागरिक की नागरिकता को लेता हो, ये बोल के दिखा दें। इनके पास एक भी तर्क नहीं, केवल एक सिरे से हम नहीं लागू होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे। उनको ना नागरिकता कानून के, ना उनको सीए के बारे में मालूम, ना एनपीआर के बारे में, ना एनआरसी के बारे में, किसी के बारे में जानकारी नहीं इन लोगों को। अगर ये लोग पढ़े होते, कभी पढ़ने की आदत डाले होते, तो प्रदेश की जनता क्यों धूल चटाती उनको? बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी आपका इस मंच पर आने के लिए।